चलिए, so we continue our conversation. Yesterday we completed 3 methods: income method, expenditure method and value added method. सर, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में, इनकम मेथड में पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं जोड़ना है। एक्सपेंडिचर मेथड में भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं जोड़ना है। रीजन बीइंग, क्योंकि इनके कारण कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इस ईयर नहीं हुई है, बिकॉज दे आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स आर पेमेंट्स विच आर मेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी रेंडरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसलिए वो वैल्यू एडेड मेथड में कुछ आ नहीं रहा था. गवर्नमेंट कई असेट्स बनाकर पब्लिक को समर्पित कर देती है, उसे वैल्यू एडेड मेथड में जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए. वैल्यू एडेड मेथड, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स बाय गवर्नमेंट, नहीं जोड़ना है. सर, वो तो प्रोडक्शन है, उसके कारण कॉन्ट्रैक्टर ने, लेबर ने पैसा कमाया है, गवर्नमेंट ने खर्चा करा है, लेकिन वो बेचा नहीं है, पर वो वैल्यू एडेड मेथड में डालना पड़ेगा. यस और नो? सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इन वैल्यू एडेड मेथड शुड बी इंक्लूडेड, शुड नॉट बी इंक्लूडेड? जी, शुड नॉट बी इंक्लूडेड. बट कमीशन अर्न्ड ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर. इतना समझता है? वेरी गुड. कल हम ये मेथड्स करने के बाद मैंने कहा था कि मैं आपको अब दो एक चीज़ हम बीच में हॉप करके आ गए थे. एक आपका वो जीडीपी डिफ्लेटर था, एक आपका पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाला कॉन्सेप्ट था. उसको करते हैं अपन. चलिए, सब्सिडीज ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट ना. एक सेकेंड. यूनिट 1 ना, एक सेकेंड. ओके, तो अब अपने को यूनिट 1 में आप अगर देखेंगे, अब एक जीडीपी इन्फ्लेटर डिफ्लेटर वर्ड करके उन्होंने चीज रखी है. मैंने क्लास जब शुरू करी तो मैंने कहा था कि 2 साल का जीडीपी डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें महंगाई का इम्पैक्ट शामिल है. तो उसी महंगाई के इम्पैक्ट को हटाने की एक्टिविटी को जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है. तो जीडीपी डिफ्लेटर मतलब समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास सर ये तो होना चाहिए ना कि कोई चीज जो पहले 100 रुपए की थी अब कितने की है. ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली लाइन है, मतलब सिंपल. इसी चीज को वो आपको टेक्निकली कैसे लिख के देंगे? बेस ईयर ये है और बेस इंडेक्स ये था और करंट इंडेक्स ये है, तो उससे आप निकाल के लाओगे. तो बेसिकली अगर इसमें देखो आप, ये आपको ये बोलते हुए मिलेंगे. यूजफुलनेस तो मैं समझा चुका हूँ. हाँ, जीडीपी मैंने समझाया था. तो जीडीपी के अंदर रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. कांस्टेंट प्राइस मतलब क्या? जिसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट है या नहीं है? नहीं है. और नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या? इन्फ्लेशन इफेक्ट है. 2 अलग अलग साल का नॉमिनल जीडीपी डायरेक्टली कंपेयर कर लूं तो रियल पिक्चर आ जाएगा क्या? कि दोनों का रियल लेवल जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि ग्रोथ कितनी है. इसको मैंने क्लास में आपको ऐसे समझाया था. 4 साल पहले का जीडीपी अगर 1 लाख है और आज 1,20,000 है, तो आप सीधे ये नहीं बोल सकते कि 20,000 प्लस है. यस और नो? तो 20,000 प्लस कब माना जाएगा? सर, इसमें से इन्फ्लेशन चेक करो ना. मैं बोलता हूँ इन्फ्लेशन 12% था 4 साल का, तो आप बोलोगे सर जो चीज 1 लाख की थी 4 साल पहले, वो आज बिना कुछ करे 1,12,000 की हो गई. तो बढ़त कितनी है? 8,000 है, तो 8% बढ़त है. एम आई करेक्ट और नहीं आया? बराबर. दैट लॉजिक से चलना है आपने. ठीक है. अब इसको उन्होंने रियल जीडीपी को समझाने के लिए आपको उन्होंने के जीडीपी डिफ्लेटर दिया है. द कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी गिव्स अ यूजफुल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन नोन एज जीडीपी. इन्फ्लेट मतलब फूलना, डिफ्लेट मतलब हवा निकालना. तो आप बेसिकली इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दोगे जीडीपी डिफ्लेटर में से. ये बात समझ में आई बेटा? ओके. द जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी in a given year to the real GDP of that year. इसको सिंपल भाषा में बोलूं
रियल अगर 100 है और नॉमिनल 120 है तो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100, यही उसने करा है। नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100। इसको मैं वो स्कूल में अपन बचपन में सीखते ना, इफ देन एल्स। इफ 100 इज नाउ 120 सो देन व्हाट 100 इज, तो फिर वो 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, आंसर 100 आएगा। तो आपको क्या निकाल रहे हो अब इसके थ्रू बेटा? इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा रहे हो। देखो अब इसी को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। रियल जीडीपी कैसे निकालोगे? अब अगर मैं क्वेश्चन में आपको दे दूं कैलकुलेट रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन, पक्का निकाल सकते हो ना? मतलब कुछ नहीं होगा, बस ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा। आया ना? ये रहा नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर। ये इसमें ना बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं आएंगे आपको, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड डिवाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे आपका। तो लिख रहा है वो, डिफ्लेटर मेजर्स द करंट लेवल ऑफ प्राइसेस रिलेटेड टू द लेवल ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर, सिंस नॉमिनल एंड रियल जीडीपी मस्ट बी सेम इन द बेस ईयर, द जीडीपी डिफ्लेटर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज, as you know, inflation is closely monitored aspect of macroeconomic performance and a significant variable guiding macroeconomic policy. Using the GDP deflator, the inflation rate between 2 years can be computed. अब अगला उसी का डेवलपमेंट है। वो क्या बोला है? जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 को बेस ईयर मान लिया उसने। तो इससे क्या निकल के आई? अभी मैंने यही चीज आपको कैसे बोली थी, 1,20,000 और 1,00,000, तो वो 20,000 इंक्रीज है। 20,000 में 12% इन्फ्लेशन है, तो आपने फट से बोल दिया सर 8% ग्रोथ है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए नीचे उन्होंने छोटे छोटे एक दो इलस्ट्रेशन दिए, उसको समझे मेरे साथ। आइए, उसने बोला फाइंड आउट द जीडीपी डिफ्लेटर एंड इंटरप्रेट इट। आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो आपको डिफ्लेटर ढूंढ के टिकी लगाना पड़ेगा या गोला लगाना पड़ेगा, बट इंटरप्रिटेशन सीखो तो सही उसका। उन्होंने आपके मॉड्यूल में दिया है कि समझो उसको। तो 14 में नॉमिनल कितना है, रियल, मतलब दोनों सेम है, तो ये तो बेस ईयर हो गया। अब 15 में जीडीपी कितना हो गया, 800। अब जीडीपी डिफ्लेटर निकला कैसे, 123.08, पहले ये सिखाओ मैं। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। सारे बच्चे मोबाइल नहीं ओपन करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे जो वो मैथ्स की क्लास में यूज करते हैं। हाँ, आ रहा है सामने लिखा है बेटा, पर अपने को एक बार करके देखो आप लोग ये चीज। वन 123 आया, कैसे निकाला? 800 डिवाइडेड बाय इंटू 100 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला जीडीपी डिफ्लेटर निकालो। 143.75 कैसे निकला? 1150 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100 करा। बस यस सर कर रहे हो, हाथों को कष्ट दीजिए। तो अब आपने जीडीपी डिफ्लेटर निकाल लिए सबके, मतलब इसका लॉजिक पकड़ना। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ उसको, देखो आप समझ पा रहे हो कि नहीं। सर 500 से हम 650 हुए ओरिजिनली, पर भाव बढ़ने के कारण वो 500 का 800 हो गया, बराबर। तो मैंने क्या करा, उसमें महंगाई का इफेक्ट हटा दिया। तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो चीज 100 की थी वो बिना कुछ करे ही 123 की हो रही थी। हाँ या ना? यस और नो? तो मेरी अगर एक्चुअल ग्रोथ देखोगे तो 30% है, 500 से 650। अच्छा 30 कैसे निकाला? 150 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 करोगे तो 30% है। ये लाइन सुनना रहे सब जने,
सर मेरा रियल जीडीपी कितने से बढ़ता हुआ दिख रहा है? 30% से। लेकिन 500 से 800 होता हुआ कितने से दिख रहा है वो? 500 से 800 हुआ तो 300, 300 डिवाइडेड बाय 500 करोगे तो 60% आता है। तो अब तुमको क्या सीखने को मिला? 60% के बढ़े हुए नॉमिनल जीडीपी में हमारी एक्चुअल ग्रोथ कितनी है? 30% नॉमिनली है, रियल सेंस में कितनी है? हाँ सॉरी, वो 30 है। 30% रियल जीडीपी है और 60%, तो उस हिसाब से मेरा जीडीपी डिफ्लेट कितना करना पड़ेगा? 23। 60 माइनस 30 नहीं होने वाला वो। 60 माइनस 30 डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। हाँ ध्यान रखना। तो बच्चों ये क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि उसका बेस उधर से 500 से 650 लिया है तुमने, और वो तुम 500 से 800 पे जा रहे हो, बराबर। अब उसमें इंटरप्रिटेशन है, देखो। अच्छा एक मिनट, डिफ्लेटर कहाँ कहाँ जा रहा है ये देखो। 100 से 123, 123 से 143, 143 के बाद 136, 130 और 137। मतलब अब आप इसको पढ़ के क्या बोल सकते हो? मेरा इन्फ्लेशन लगातार सेम ट्रैक पर है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है में क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है में कौन से ईयर में बढ़ रहा है? सेकेंड और थर्ड ईयर में बढ़ रहा है, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में वापस जाके कम हुआ है। हाँ या ना? क्या ये समझ पा रहे हो? हेलो, मेरे सामने इन्होंने जो कहानी सुनाई है आपको, उसको पढ़ने की कोशिश करो। A deflator above 100 is an indication of price levels going higher as compared to the base year. From 15 to 19, we find that price levels are higher than the base year, the highest being 2016. If the GDP deflator is greater than 100, then nominal GDP is greater than, ये लाइन पकड़ना, if the GDP deflator is greater than 100, तो हर बार आया अपना 100, then nominal GDP will be greater than real GDP. And if the GDP deflator next year is less than the GDP deflator this year, then the price level has fallen. It is greater, if it is greater, price level have increased. तो कहाँ कहाँ पे कीमतें गिरी हैं बताओ? ये बढ़ी है या कम हुई है? ये बढ़ी है या कम हुई है? अब इसके बाद हाँ, ये कम हुई, ये और कम हुई, ये फिर बढ़ गई। समझा क्या आया? गुड। इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन और दिया, आंसर नहीं दिखा रहा मैं आपको, तो ट्राई करो। द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर 3000 करोड़ एंड 4700 करोड़ रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर एंड कमेंट ऑन द लेवल ऑफ प्राइसेस। जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है तो नॉमिनल अपॉन रियल की रियल अपॉन नॉमिनल। नॉमिनल कितना है और रियल कितना है? ये कैसे हो गया? ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो नॉमिनल 3000 डिवाइडेड बाय 4700 इंटू 100, तो क्या होगा? हाँ, सो नाउ व्हाट इज द कमेंट विच यू हैव? फॉल क्या हुआ है? अब अभी ऊपर एक लाइन पड़ी है, जीडीपी डिफ्लेटर अबव 100 हो तो कीमतें बढ़ रही हैं, और जीडीपी लेवल अगर 100, डिफ्लेटर 100 से नीचे आया मतलब कीमतें, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है? हेलो, मेरी बिटिया प्लीज ध्यान देना बेटा, है ना? अपन अपने आप से प्रॉमिस करके मेहनत करने बैठे हैं बेटा, यही छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस रोकने हैं अपने को। बुरा मत मानना, पर मैं ऐसा करता रहूंगा, मैं टोकता रहूंगा। जीवन में आगे तुम्हें सास ससुर पति दोस्त ऑफिस कोलीग्स बॉसेस सबको झेलना है, उन सबका ट्रेलर मैं दूंगा आपको, इसकी अलग से फीस नहीं है। थोड़ा सा मम्मी पापा बड़े भाई बहन मामा चाचा जो भी जो आपको लगता है थोड़े लायक हैं,
है ना, बुरा मत मान। मैं तो मेरी आदत बदलने से रहा। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो लगती है कि आप जब बैठे हो, अब इतना लाइव पढ़ने आ रहे हो, जैसे ऑनलाइन वालों का तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब वो कहीं लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, अंगूर खाते खाते पड़ा मूलचंदा नहीं, तो मैं क्या करूं फिर उसमें। बट जो सामने बैठा है मैं उसको तो बोलूंगा ना, बेटा ध्यान दो प्लीज। और ये सब नए कॉन्सेप्ट है बच्ची, हम रिपीट थोड़ी ना कर रहे हैं कुछ भी। प्लीज ध्यान दो। और नहीं समझता है प्लीज पूछो, आपने पैसे भरे, वसूलो। देखो क्या कह रहा है वो, इंस्टीट्यूट कितनी स्मार्ट है, क्वेश्चन भी ऐसा उल्टा फंसा के दिया आपको सीधे इलस्ट्रेशन में। कीमतें बढ़ने के बजाय कम हो रही है, तो 63.38 तो अबव 100 गया, बिलो 100 आ गया। सो व्हाट डज दिस मीन नाउ, प्राइसेस हैव इंक्रीज और फॉलन। पढ़ो, प्राइस लेवल हैज फॉलन since GDP deflator is less than 100 at 63.83. समझा? Okay. Illustration 3. Find nominal GDP if real GDP is 450 and price index is 120. फिर उठा पटक करके दी उसने आपको। है 375 तो नहीं हो रहा। बस इतने में ही खेल हो जाएगा एग्जाम में। और वो पता है क्या करेगा, ऊपर नीचे करके जितने पॉसिबल आंसर है ना सब देगा वो ऑप्शन में आपको। तो कहीं ना कहीं से तो आंसर मैच होगा और आपका वो गलत आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वन लाइनर है सिर्फ। फाइंड आउट नॉमिनल जीडीपी इफ रियल इज 450 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। मतलब रियल वाला जो है उसका बेस ईयर 100 होता है, आया ना। तो फिर क्या होगा, 450 डिवाइड बाय 100 इंटू 120 तो कितना होगा 540। भाई खेल हो जाएगा इतनी देर में, 1.25 नंबर का नुकसान। ऐसा मत होने देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 4। हाँ दिखा रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं दिखाना चाहता आपको बस। अरे कितना सारा लिखा है यार, मिनिमाइज करना। सपोज नॉमिनल जीएनपी ऑफ अ कंट्री, अब जीएनपी बोल दिया मतलब नेशनल, मतलब इसमें एनएफआईए है या नहीं है, इसीलिए मैं बाद में कराता हूँ ये। नहीं तो अभी यहाँ क्वेश्चन पहले दिन ही कराने बैठ जाता तो पहले जीडीपी तो समझाया नहीं, जीएनपी तो समझाया नहीं, उसके पहले इसका इलस्ट्रेशन कैसे करा था। तो भरोसा करना हाँ मेरे पे। बच्चे जो नए नए होता है ना, बोलते हैं इसको आता नहीं है इसलिए आगे जाके पुराना वाला पहले पढ़ा रहा, बाद में पढ़ाएगा, घर से पढ़ के नहीं आया ये। क्योंकि जब मैं उस सीट पे बैठता था ना आप लोगों की जगह, तो मेरे मन में ऐसे ही क्रांतिकारी विचार आते थे कि टीचर ने अगर ये बोला ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो बच्चे आपस में ये पढ़ के नहीं आया है। और फिर सब टीम अप करते थे, डिफिकल्टी इसी में से पूछना रहे, चेक करेंगे इसको आता है कि नहीं आता। अब वो बच्चों को ऐसे ही लगता है, अब क्या करूं, 15 साल हो गए फिर भी बच्चों को लगता नहीं आता पढ़ा। रिजल्ट भी लिया इतना सारा तो भी बताए हैं क्या है। कल कल बच्चों की सक्सेस पार्टी थी, तो वो हम लोग क्या आप थे? अरे वाह, मतलब वैसे तो जो पास हुए तो उनकी पार्टी थी, तो आपकी एंट्री कैसे हो गई? वाह, खाया पिया नाचा, पर जो उनसे बात हुई वो सीखा कि नहीं, क्या बोला था? कल मैंने हमने बिना किसी स्क्रिप्ट के ऊपर एक चीज हमने डिस्कस करी बच्चों से। पहले कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़े,
उनको बुलाया अलग से स्टेज पे, मैंने व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस एंड हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ व्हाइल स्टडिंग ऑनलाइन एट होम। और अब क्या करो, बोले इंटर में तो हम सब ऑफलाइन आ गए हैं। एक तो बिटिया इतनी क्यूट थी, वो बोले बोले मैं तो वो गाड़ी कौन चला क्या है, ऐसा भी लॉजिक आया। और रहती किधर, जावरा कंपाउंड। मैंने बिल्कुल पास में ही है, जावरा कंपाउंड से निकले आप सीधे आरएनटी मार्ग पे, आरएनटी मार्ग से रीगल चढ़े और यहाँ आ गए। हार्डली 5 to 7 कौन आए सर, लॉजिक। और 300 पार नंबर लाए, हाँ 400 में से। तो मैंने करते कैसे थे तुम लोग, बोले सर बोरिंग तो बहुत होता है घर पे, कोई मिलता ही नहीं आपस में बात करने के लिए, आपके कई बार डाउट डिफिकल्टी ना आप बेबस हो जाते हो। तो मैंने तुम्हारे तो आसपास भी कोई नहीं, ये भी नहीं। बोले सर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। दूसरे ने बोला सर स्क्रीन फटीक बहुत हो जाता है। स्क्रीन फटीक मतलब स्क्रीन देख देख के बोर हो जाता है, आप क्या करें, मतलब यू नीड पीपल टू इंटरेक्ट। और उसके बावजूद अच्छा, फिर उसने बोला, बोले सर वो हम बिल्कुल सारी नोटिंग करते रहते थे और आपके से सवाल पूछते थे, फिर बना के रखते थे क्वेश्चंस। फिर अगले दिन जब क्लास होती चैट बॉक्स में सारे क्वेश्चन डालते थे कि एक एक करके आए, एक एक करके आए। बहुत चैलेंज था। फिर मैंने दूसरे से पूछा, तो यहाँ पढ़ते थे, बोले इतने नंबर कैसे लेके आए। बोले सर एक दूसरे को हेल्प बहुत होती है हम लोग। एक बहुत अच्छा सीक्रेट पता चला मैं, ये सब सुना था तूने वहां पे। बेटा ये सब नाचने गाने के पहले से हुआ था, 1 घंटे तक ये सब चला था। तब तक तू जुगाड़ रहा होगा कि वो अंदर कैसे गया, वो गई, मैं कैसे जाऊं आऊं। अपने जीवन का यही अचीवमेंट किया, मैं गेट क्रैश कर गया पार्टी है ना। फिर ये सीखो बच्चे, ये सब चीजें। दूसरे बच्चों से जब बोला तो एक बहुत अच्छी बात जो उन्होंने बोली मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ पहले से एक दूसरे को जानते हैं। यू ऑल हैव बीन बिट्रेड बाय द डेस्टिनी राइट नाउ कि यार अब वापस पढ़ना पड़ रहा है। एक दूसरे की ताकत बनो। जैसे आप लोग लंच होता है तो लंच के आधा घंटा है तो 10 मिनट आप खाना वाना खाओ साथ में, बट खाना खाने के बाद वो जो इंस्टाग्राम पे बैठ के आप लाइक बांटते हो ना ऐसे ऐसे, वो बंद करो। एक दूसरे से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करो। जैसे अभी आज वो तुमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा रहे थे असीम सर इससे पहले वाली क्लास में, इनलैंड बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ही जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा रहा हूँ। तो एक दूसरे से बोलो, एक दूसरे से बात करो कि तू आज का तू कल मुझे सुना ना, मैं तेरे को सुनाऊंगा। तो होता क्या है, जब आप किसी और को सिखाने बैठते हो ना तो आपको बहुत सारे डाउट अपने क्लियर हो जाते हैं, या वो सामने वाला इतने सवाल पूछेगा आपसे कि आप सोचने लग जाओगे डेप्थ में उस चीज को। और ये मैं कोई जादू की टेक्निक नहीं है, ये जापान आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग में बेकार है या बेस्ट है। जापान में एक नियम है, उसको बोलते हैं क्वालिटी सर्कल्स। क्या बोलते हैं? क्वालिटी सर्कल क्या होता है, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं 1 घंटा कंपल्सरीली उनको एक हफ्ते में, हर 1 घंटा, मतलब एक हफ्ते में कोई सा भी 1 घंटा सारे डिपार्टमेंटल हेड्स को साथ बैठना ही है, कुछ भी हो जाए। क्यों? प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर सब साथ बैठेंगे। प्रोडक्शन वाला बताएगा हमारा एक हफ्ता कैसे निकला और हमने कैसे हैंडल किया। मार्केटिंग बताएगा हमको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हमने कैसे हैंडल करे। एचआर भी बताएगा। तो धीरे से एक दूसरे की दुख दर्द समझ में आती है और कई बार एक दूसरे के सॉल्यूशंस अपन को भी काम आ जाते हैं। इट्स अ कंपल्सरी थिंग, क्यूसी, क्वालिटी सर्कल्स मीटिंग। तो आप अपना क्वालिटी सर्कल क्यों नहीं बनाते, 2 बच्चे 3 बच्चे आपस में मिलकर? सर वो क्या है ना, हम एक दूसरे का मजे ले लेते हैं सर। हाँ रोस्ट तो करेंगे, दोस्त तो एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। तमीज से बात कर लो तो तकलीफ होती दूसरे को, क्या बात है सब ठीक तो है, आज गाली नहीं दी तूने मुझे। वो सब बैंटर चलती है, लेकिन उस दौरान अपने आप को फिक्स कर लो। 3 टॉपिक तेरे, 3 टॉपिक तेरे, 2 टॉपिक तेरे, तो भैया अगले दिन 5-10 मिनट में एक दूसरे को सुनाना है। क्या होगा, मैंने एक टॉपिक तुमको सुनाया तो तुम में जैसे अगर तुम्हारा दोस्त हूँ मैं, तो तुम मुझसे 2 सवाल पूछ लोगे, इसमें ये क्या था, ये क्यों था, मैं सोचूंगा, समझाऊंगा, तो 2 जने बेटर हो गए, मैं और वो। फिर उसने जो टॉपिक बताया उसमें वो भी बेटर, मैं भी बेटर। आप समझ रहे हो, आपकी सिनर्जी बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा बेनिफिट वो चाहिए रहता है। और एक दूसरे से ना, ये हम तो उसको भाषा बोलते हैं, एक दूसरे से ना जलन और सड़ना बंद करो कि ये आगे बढ़ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ तो सभी घायल हैं, तो एक दूसरे का ध्यान रखो।
मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन सुपर डुपर इंटेलिजेंट किड्स नॉट पासिंग एंड आई हैव सीन हार्ड वर्किंग किड्स पासिंग. मेरा कभी फर्स्ट रैंक नहीं आया, मेरे को कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, मेरे को कभी 95% नहीं आया आज तक. और मुझसे ज्यादा सुपर डुपर इंटेलिजेंट लोगों को मैंने सीए नहीं बनते भी देखा है. प्रॉब्लम है, दे आर सो गुड एंड सो परफेक्ट दैट उनको लगता है एग्जामिनर बेवकूफ है. एग्जामिनर की आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है. उसको तो ये भी नहीं मालूम है लड़के ने लिखा लड़की ने लिखा. कॉपी ब्लू और पिंक नहीं होती है. कहीं तो हमारी कमी रहती है. और आप सब बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन जिनको लॉ में या थ्योरी वाले और मतलब ऐसे डिस्क्रिप्टिव जहाँ पे आप आंसर लिख रहे हो, अकाउंट्स एंड लॉ, जरूरत पड़े अपनी कॉपी मंगवा के जरूर उसको चेक करो, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम क्या गलती कर रहे थे. क्योंकि अपने को अभी तक कई बार तक यही, हमारे टाइम तो ये पॉसिबल ही नहीं था. देयर वर नो रूल्स लाइक दिस. हमको पता ही नहीं था क्यों फेल हुए. इमेजिन यू हैव गॉट द फैसिलिटी नाउ, गेट दोस कॉपीज एंड आउट. मैंने ये सोचा था आंसर ये है, तो मेरी गैप कहाँ है. बस ये गैप एनालिसिस जिस दिन से चालू होता है ना, उस दिन से सुधार चालू होता है. मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इसको कीजिए, आप ही का फायदा है. कुछ बच्चों ने जाके घर पर धाड़ के रोए कि हम तो फेल हो गए, नाटक अकेडमी ने पढ़ाया ये वो. माँ बाप आ गए, माँ बाप घबरा जाते हैं आजकल 3 इडियट्स देखने के बाद, कहीं लटक नहीं जाए, कहीं कूद नहीं जाए. बहुत डर लगता है, मैं सच बता रहा हूँ माँ बाप को आजकल. बोले यार सर क्या हो रहा है इसको. मैं बेटा आपकी कॉपी मंगवाइए. मैडम हम 8 दिन बाद इसकी कॉपी आ जाए. फिर मैंने 3 बार फॉलो अप करा. बोले कॉपी नहीं मंगवा रहा है. अब कोई कॉपी क्यों नहीं मंगवाता है. उसको पता है कि सच खुल जाएगा, और सच खुलेगा तो ये पता चलेगा कि उसने कहने को तो ट्यूशन करी, बट बेसिकली मक्कारी मारी है. पर वो कड़वा सच वो आप झूठ अपने आप से कब तक बोलोगे. देखो मम्मी पापा प्यार करते हैं अंधा. वो आप उनके प्यारे लाडले राजा बेटा रानी बिटिया हो, थे, रहोगे. भले वो आपको नालायक बोलते रहे मुंह पे. मैं आज तक नालायक हूँ घर में. मेरे पिताजी के हिसाब से मुझे कुछ नहीं आता आज तक. तो पिताजी हैं वो ऐसा ही मानेंगे, क्योंकि वो हमेशा मेरे से 26-27 ईयर्स आगे रहेंगे ना. बेवकूफ हो, अकल नहीं है जरा सी. मैंने एक दिन बोला पापा थोड़ी तो इज्जत करा करो यार, कभी कभी बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, इतना पास भी हो गए. तो मेरे को तो तरस आता है उन बच्चों पर, तेरे को झेल रहे हैं. अभी उन्होंने बताया मैं 9 बच्चों को 90 आए. बहुत मेहनत करी बच्चों ने. टीचर का क्या, तू तो हर बार बोलता रहता है, तुमने करी एक्स्ट्रा. अब इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो मेरा दुश्मन है. तो ही तो लोग हैं यार जो आपकी सिवाय प्रोग्रेस के कुछ देखना ही नहीं चाहते. तो उनको क्या लगता है आप बहुत मेहनत कर, क्योंकि आप सुबह जाते हो शाम को आते हो, दिन भर सुविधा व्यवस्था दे देते हैं आप. अब वो अपने को मालूम है ना हम क्या कर रहे हैं उस समय. वो सुधार, एक दूसरे की ताकत बनो. बस मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब आ रहे हो ना ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन, तो एक दूसरे की ताकत बनो. हेल्प यू, आपको बहुत कुछ फायदा होगा उस चीज से. बराबर. चलो सत्संग समाप्त, वापस क्वेश्चन. और पार्टियों में पहुंचने से कुछ नहीं होता. पार्टी में से निकल के बेटा अपन को ये सब सीखना है ना. ठीक है चलिए वापस. सपोज नॉमिनल जीएनपी ऑफ अ कंट्री इज 2010 इज 600 करोड़ एंड द प्राइस इंडेक्स इज गिवन एज बेस ईयर इज 2010 इज 100. नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज टू 1200 in 2018 and the price index rises to 110. Find out the real GDP. 600 से कितना हो गया 1200, और इंडेक्स कितना हो गया. मतलब अब बताओ मेरे को कैसे कैलकुलेट करोगे. फाइंड आउट द रियल जीडीपी ऑफ 2018 सॉरी.
जी ये 1090.9 आया, इतना बच्चा बोलते नहीं खोपड़ी लॉक हो गई, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आई एम हेयर टू हेल्प यू। क्वेश्चन पढ़ो वापस शांति से, करा रहा हूं। जी जी, स्क्रॉल अप करूंगा तो सोल्यूशन सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो सोल्यूशन भी आ जाएगा ना फिर साथ में यार। अब ऐसा करता हूँ तो फैल जाता है वो। अब तो आ ही गया तो चलो सामने निकाल के दिखा देता हूँ, बट हाँ कहना क्या चाह रहा है सुन लो। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। नॉमिनल जीएनपी कितना है 2010 का? 600 करोड़। ध्यान से पढ़ो। एंड प्राइस इंडेक्स इज गिवन एज बेस ईयर 100, मतलब ये जो 6000 है ये 100 के बराबर है। नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज टू 1200 करोड़ इन 2018 एंड प्राइस इंडेक्स राइजेस टू 110। मतलब ये जो 1200 है ये क्या है? 110 है। हेलो, ये 1200 जो है वो 110 है, तो रियल कितना? तो 1200 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। कितना सही था वो, लेकिन होता क्या है वो लैंग्वेज में समझ में नहीं आता। अभी समझा क्या? और आपके पास अच्छा मॉड्यूल नहीं है ना, जो उस बैच के पास मॉड्यूल आ गया है, मैं तो उनको बोलता हूँ तुम तो मॉड्यूल के अंदर लिखना चालू कर दो अपने हाथ से। मतलब इसको याद करने के लिए मैं अगर मेरे जैसा स्टूडेंट वहां बैठा हो तो मैं क्या करूं पता है? देसी भाषा में अपने हाथ से 2018 में 1200 जो है वो 110 है, तो 100 कितना होगा? बस इतना अगर मैं हिंदी में तुमको बोल दूं तो तुम में से हर बच्चा आंसर निकाल लेगा। प्रॉब्लम समझ में आई? अगर मैं तुमको ये बोलता हूं 2018 की चीज 110 है तो 100 कितने की होगी, तो तुम आंसर दे दोगे मुझे? तुम आंसर क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि इस ट्रांसलेशन को करने वाला कोई नहीं रहेगा एग्जाम में, तुमको खुद करना है। तो ये लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। फिर से पढ़ के देखो क्वेश्चन जिन जिनको तकलीफ जा रही थी। हम्म, समझ में आ गया? ये रियल नॉमिनल जीडीपी हो गया। फिर जीडीपी जीएनपी तो अपन कर चुके हैं। हेलो, ये सारे डेरिवेशन समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं? अब आपको एक और डेरिवेशन मिलेगा इसके अंदर। आ गया, एक सेकेंड। एनडीपी करा, जीडीपी एफसी मार्केट प्राइस करा अपन ने। हाँ, एक वर्ड आपके सामने आएगा, समथिंग कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। अब वर्ड ऑपरेटिंग सरप्लस समझना। इनकम मेथड में 4 जगह से कमाई बताई थी मैंने, कौन सी? रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बराबर। इसमें रेंट आपको कोई और कमा कर देता है या आपकी प्रॉपर्टी कमाती है?
इंटरेस्ट आपका पैसा कमाता है और प्रॉफिट आप खुद कमाते हो। वेजेस जो होती है वो आप खुद कमाते हो या किसी के लिए काम करते हो? वो क्या करते हैं, इस चीज को कई बार वो दो एंगल से बोल देते हैं। रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को they use the term rent, wage, interest, profit, तो ये बोलते हैं रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आपको खुद एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं और ये आप किसी और के लिए एफर्ट करते हो। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को वो जोड़ के बोलते हैं दिस इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी है जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सारी जानकारी देंगे और बोलेंगे निकाल के बताओ हमें, तो आपको सीखना पड़ेगा कि किसमें क्या शामिल है। तो वेजेस इज डिफरेंट। तो इनकम मेथड के 4 कंपोनेंट में से 3 कौन से जोड़ने से ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सर इस नाम को देने के पीछे कोई लॉजिक है? बिल्कुल है। आप के असेट काम कर रहे हैं या आप खुद काम कर रहे हो तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। जैसे रेंट में मेरा असेट काम कर रहा है, इंटरेस्ट में मेरा पैसा काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए मैं खुद काम कर रहा हूं। तो वेजेस में भी तो आप खुद काम कर रहे हो, लेकिन आप खुद के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए, ये ध्यान रखना है। तो देखो इसी टाइप को उन्होंने बिना ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन दिए सिर्फ चुपचाप लिख दिया यहाँ पर। ये दिख रहा है, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अलग है, ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया उसने अलग से। ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन है? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बोलो साहब क्लियर? ये एक छोटा सा पॉइंट था जो आपसे वो पूछेंगे। अब हमारे वर्ड पर्सनल इनकम पे। डू वी हैव टाइम? हाँ 2-3 मिनट है, मैं बात कर सकता हूँ। सर पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम समझते हो ना कि नहीं? बेशरम बन के बोल देना नहीं पता। पता है, अपन ने शुरू करी थी ना, शुरू में बात करी थी। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम, सिंपल। और जीडीपी पर कैपिटा कैसे निकालूंगा? नया टर्म, यस, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब यहां पर वो ये जो अब जोन चालू हो रहा है डिस्कशन का, ये 12th में नहीं था जहां तक मुझे मालूम है। 12 सीबीएसई में यहाँ पे जीडीपी, जीएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इनकम, एक्सपेंडिचर पे आके गाड़ी रुक जाती है। अब जो ऑपरेटिंग सरप्लस, जीडीपी डिफ्लेटर, ऑपरेटिंग सरप्लस था मतलब अब वो जोन चालू हो रही है जहां पे अपन लोगों ने इससे पहले टच नहीं करा। 4 साल पहले तक के सिलेबस में सीबीएसई में ये सब था। अच्छा, मैं इतने साल से देख रहा हूं तो मुझे पता है। और यहां पे नेशनल इनकम में ये सब नहीं था। समझा क्या हुआ? 4 साल पहले तक 12th सीबीएसई में पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सब था, तो उन्होंने वहां से हटा दिया। पता नहीं सीए इंस्टीट्यूट को क्या सूझा, तो जो उन्होंने हटाया उन्होंने उठा के सब कुछ यहाँ पे डाल दिया। मतलब सीए इंस्टीट्यूट ने 75 पेजेस स्टडी मटेरियल में ऐड किए थे सन 2020-21 में, और ये सब इंटरमीडिएट का पार्ट था। अब वो पूरा का पूरा इंटरमीडिएट में से हिस्सा उठ के आप उनमें पढ़ रहे हैं। अब वर्ड है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब मेरी कमाई। अब मेरी कमाई जब वर्ड आता है सामने, तो मेरी कमाई मतलब मैंने जो कमाया वो प्लस जो मुझे मिला वो, मतलब द इनकम विच आई अर्नड एंड आई रिसीव्ड इज माई मनी, प्लस देर इज सम मनी विच आई हैव नॉट अर्नड बट आई हैव रिसीव्ड। आई एम लाडली बहना, आई एम गरीब कल्याण योजना बेनिफिशियरी। So what is happening? I am receiving some money which I have not earned. मैंने वो कमाया नहीं है लेकिन मुझे मिल रहा है। साथ साथ एक और चीज है, ऐसी भी कमाई होती है जो आपने कमाई है पर आपके हाथ में नहीं आई है आपके पास। पीएफ में पैसा जमा हो गया डायरेक्ट, जैसे मैंने 1,00,000 रुपए कमाया और उन्होंने 20,000 पीएफ काट के सीधे जमा कर दिया, तो मेरे हाथ में कितने हैं?
तो पर्सनल इनकम के अंदर ये तमाम बातें होंगी और हम पहुंचेंगे उस रास्ते पे जाकर जहां पर ये कहा जाएगा कि पर्सनल इनकम के नाम पर पैसा जो आपको मिला, जो आपका था कमाया हुआ वो भी, जो नहीं कमाया हुआ था वो भी, माइनस वो पैसा जो तुमने कमाया पर तुम्हें मिला, मतलब कुल मिला के आप पर्सनल इनकम से चलोगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और नीचे जाते जाते कहानी यहाँ पहुंचेगी कि नेट खर्च करने लायक पैसा कितना है आपके हाथ। तो पर्सनल इनकम देखो लिख ला ना, पढ़ो जरा पर्सनल इनकम पैराग्राफ पढ़ो। While national income is the income earned by factors of production, personal income is the income received by including non-profit institutions serving households. पूरा पूरा पढ़ो नीचे तक। आया क्या? जो लाइन मैंने बोली वही दिख रही है वहां पर? क्या लिख रहा है वो देखो, लिख देगा, समझ में आया ये? Personal income is a measure of actual current income received of person from all sources which may or may not be आया। जितना पैसा देश ने कमाया, जितना पैसा मैंने कमाया, मेहनत करके कमाया या मेहनत और बिना मेहनत दोनों वाला? नीचे पढ़ो। सॉरी बेटा, रिटेन अर्निंग्स जो कंपनियां, जैसे आप शेयर होल्डर हो, आपने कंपनी में 10% हिस्सा है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, कंपनी ने 1 करोड़ कमाया, तो आपका हक कितने पर है? 10 लाख पर। कंपनी 10 लाख का पूरा डिविडेंड बांटती है, रिटेन अर्निंग्स कर लेती है। तो आपने कमाए 10 लाख है, पर मिले क्या आपको? तो कंपनी ने तो अपने पास ही रख लिया है, तो आपकी कमाई है लेकिन आपको मिली, वो कहना है इसका। हाँ आशुतोष, वो भी आएगा, जो इनकम टैक्स लगने के कारण हाथ में नहीं मिला वो आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। समझा? इसको थोड़ा सा और डिटेल आउट करके इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? आज की सभा को यहाँ समाप्त करते। अब आपके पास सिवाय पर्सनल और पर्सनल डिस्पोजल के सारे क्वेश्चंस डुएबल हैं। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हेलो, इलस्ट्रेशन 5 इनको ट्राई करो आप, मैं कराऊंगा साथ में, बट आप इनको ट्राई करो अभी आप पूरे। कितने टोटल? 11-12 इलस्ट्रेशन है, 14 है, 12, 13, 14, 15 इलस्ट्रेशन है। लेट अस डू देम। एंड एमसीक्यूज, हेलो, पीछे एमसीक्यू है 15, तो आपके पास अब होमवर्क है 15 एमसीक्यू, वो 15 इलस्ट्रेशंस। क्लास इसी से शुरू होगी, बस थोड़ा सा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद सीधे इलस्ट्रेशन पे आ जाऊंगा। ओके, ठीक है।